और रीजनिंग यानी अभिकथन। अभिकथन क्या है? टीचर्स शुड रिस्पेक्ट द इंडिविजुअल्स, यानी दो एक क्वेश्चन आपको जरूर ऐसे मिल जाएंगे जिसमें आप फंसेंगे, और दूसरा लेंदी है पेपर, मुश्किल पता नहीं कितना सही होगा कहना, लेकिन लेंदी है पेपर। जो पहली बार पढ़ रहा है उसको फिर लेंदी की वजह से मुश्किल अपने आप लगने लगता है। Assertion है टीचर्स शुड रिस्पेक्ट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स एंड अडेप्ट देयर टीचिंग टू केटर टू नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। बिल्कुल सही बात है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखना चाहिए टीचर्स को, एक नंबर का टॉपिक है, ट्रू है। कोलैबोरेशंस, ग्रुप वर्क्स एंड इंटरेक्शंस अमंग स्टूडेंट्स शुड बी अवॉइडेड। अभी अपने आप में नेगेटिव बात हो गई, अवॉइड क्यों करें भाई? शुड बी अवॉइडेड व्हाइल टीचिंग अ क्लास ऑफ डाइवर्स लर्नर्स, ये कहना गलत है क्योंकि आप अवॉइड नहीं कर सकते ग्रुप डिस्कशन को। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए जो है वो कथन सही है बट आर सही नहीं है। सिंपल बात, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए, ठीक बात है, लेकिन शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों के बीच चर्चा नहीं करानी, ये गलत है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। ये जो सेट है आई थिंक के है, हाँ, पेपर 2। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन। थैंक यू शारिक, आप सभी को होपफुली हेल्प मिली ही होगी, उस बात में तो कोई संशय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा एक बार। ये कहता है, यहाँ ये दिख भी नहीं पा रहा होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन दिख ही नहीं पा रहा, नहीं तो बहुत छोटा हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 देखना एक बार। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? अ की कॉमनैलिटी इन पियाजे एंड वाइगोस्कीज थियरी। पियाजे और वाइगोस्की की थ्योरी में प्रमुख समानता क्या है? अब समानता यही है कि दोनों रचनावादी हैं, तो बच्चे को रचना करने पे, एक्टिव रखने पे ही फोकस कराएंगे, सिंपल बात। कंस्ट्रक्टिविस्ट लोग हैं, एक रेडिकल है, एक सोशियो है, जो लास्ट वाला सेशन था उसमें भी बताया था। इन्वॉल्वमेंट एंड एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन देयर ओन लर्निंग, के बच्चों को इन्वॉल्व रखने की बात करते हैं, दोनों ही एंगेजमेंट की बात करते हैं। रोल ऑफ सेंटर इन कॉग्निटिव प्रोसेस। देखिए, कॉग्निटिव कल्चर को जो है सेंटर में रखा नहीं, सिर्फ वाइगोस्की रखते हैं, पियाजे नहीं रखते। उनका जो रिलेशनशिप है लैंग्वेज और थॉट को लेकर, भाषा और विचार को लेकर एकदम अलग है, ठीक। फोकस ऑन स्टेज लाइक प्रोग्रेशन इन चिल्ड्रन, स्टेज की बात पियाजे करते हैं, वाइगोस्की नहीं करते हैं। तो एक ही कॉमनैलिटी है यहाँ पे इन 4 ऑप्शंस में, बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता, कि बच्चा एक्टिवली सीखे, चाहे वो समाज के साथ, चाहे वो एक्टिविटी करके, बट एक्टिव तो होना पड़ेगा उसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फटाफट से देखेंगे। देखिएगा, ग्रुप को लेकर कुछ बात चल रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग टू केटर टू डाइवर्स ग्रुप्स। अलग अलग तरह के ग्रुप्स को सिखाने के लिए सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण, यानी कल्चरली रिस्पॉन्सिव हो, कल्चर को भी ध्यान में रख करके, अलग अलग बच्चों की नीड्स को ध्यान में रख करके बनाया गया हो, इंटेंशनली डिजाइंड हो, ठीक है, अडेप्टिव हो, चेंज हो सके टाइम के साथ, डिफरेंशिएटेड हो, यानी समय के अनुसार या नीड के अनुसार उसमें अलग अलग मेथड्स इन्वॉल्व हो, स्टैंडर्डाइज्ड हो। तो कल्चरली रिस्पॉन्सिव के साथ स्टैंडर्डाइज नहीं जाता है। स्टैंडर्डाइज्ड अपने आप में एक नेगेटिव टर्म है, बहुत साल पहले मैं एक बार टर्म्स कराए थे, उसके बाद आज तक दोबारा टर्म्स कराने का मौका ही नहीं मिल पाया। और ये बात मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप टर्म्स के बेसिस पे याद कर रहे हैं, यानी जिसको हम पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड कह रहे हैं, कुछ लोग टैग वर्ड कह देते हैं, मैं टर्म्स कह देती हूँ, इनको कभी भी आइसोलेशन में रट्टे नहीं लगाने चाहिए। अगर आप कॉन्टेक्स्ट नहीं समझेंगे कि स्टैंडर्डाइज्ड वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है, तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना हो जाती है। अब स्टैंडर्डाइज्ड को पॉजिटिवली देखा जा सकता है, जैसे आपका स्कूल का टाइम टेबल, आपके स्कूल की यूनिफॉर्म, आपके स्कूल के जो मैथ्स का सिलेबस है, तो देखा जाए तो सबके लिए सेम ही है। लेकिन यहाँ पे मुझे जो लगता है कि फाइनली ये लोग नहीं इसको लेंगे, नहीं तो इसको पॉजिटिव देखा जा सकता है अगर हम डिटेल में जाएंगे तो। हम फर्स्ट सेकंड 3 के साथ ही जा रही हूँ। 1% चांस है कि इसमें बोर्ड जो है कंसिडर कर ले स्टैंडर्डाइज्ड को, बट क्योंकि ये क्वेश्चन जिस तरह से पूछा है तो वो करेगा नहीं, आंसर आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड ही रहेगा, इसमें टेंशन नहीं लेनी, उसके बारे में चर्चा कभी और कर लेंगे डिटेल में, बट हाँ उसको पॉजिटिव बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 डिपेंड करेगा लैंग्वेज क्या यूज हुई है पेपर में। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, हाउ आर चिल्ड्रन डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स, यानी अडल्ट्स से कैसे अलग हैं बच्चे पियाजे के अनुसार। अभी ये किसी ने मुझे टैग भी किया था इंस्टाग्राम पे किसी रील वगैरह में, जहां मैं डिस्कशन कर रही थी, आप मैराथन का ही पार्ट था वो, कि बच्चों की थिंकिंग क्वालिटेटिवली डिफरेंट होती है बड़ों से, ना कि क्वांटिटेटिवली। बच्चा भी उतना ही सोचता है, तो बच्चों का जो सोच है वो गुणात्मकता में भिन्न है, या काइंड यानी प्रकार में भिन्न है, अमाउंट में सेम ही होती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई? अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। आपको फाइनल आंसर की में एक आध क्वेश्चन कभी रेयर ही होता है, वैसे पिछले बहुत सालों में नहीं हुआ है कि जहां आंसर की में कुछ और हमने कुछ और डिस्कशन किया हो, बट फिर भी मैं हमेशा ये कह के चलती हूँ कि 1% चांस होता है कई बार, ठीक। यू आर अ टीचर हु वांट्स टू हेल्प योर स्टूडेंट्स डेवलप मेटाकॉग्निटिव स्किल्स। भाई मेटाकॉग्निटिव यानी परासंज्ञानात्मक क्षमताएं जो है आप बच्चों में, या कौशल जो है वो आप क्या करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं। सिंपल बात, यानी बच्चे थिंकिंग बियॉन्ड थिंकिंग जाएं, तो सोचने पे जोर पड़ेगा, वही ऑप्शन सही होगा जिसमें सोचने पे जोर हो। फॉलोइंग स्ट्रेटजीज इज मोस्ट लाइकली टू फोस्टर दिस टाइप ऑफ थिंकिंग, जहां बच्चा सोच रहा होगा, समराइज करना, मेमोराइज करना, क्वालिटेटिव फीडबैक ऑन देयर परफॉर्मेंस, गिविंग स्टूडेंट्स मार्क्स, नहीं मार्क्स की जगह क्वालिटेटिवली, हाँ ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो सोचेगा बच्चा, क्योंकि पूछा कुछ और है हमसे, एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग एंड थिंकिंग प्रोसेसेस। बच्चों को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित हो, वो कैसे सीखते हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं खुद को ही। चलिएगा, 4th ऑप्शन यहाँ पे सही था। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, लैंग्वेज एंड थॉट को लेकर वाइगोस्की के बारे में कुछ है। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है, किसके अनुसार? वाइगोस्की के अनुसार। देखिए, वाइगोस्की के अनुसार जब हम भाषा विचार के संबंध की बात करते हैं, भाषा और विचार के संबंध की बात करते हैं जब हम, तो यहाँ पे वाइगोस्की सिंपल कहते हैं, हमने लास्ट जो मॉक टेस्ट किया था उसमें मैंने आपसे बात की थी कि लैंग्वेज एंड थॉट क्या है, इंडिपेंडेंट होते हैं जीवन के कुछ सालों में, बाद में जाके वो मर्ज हो जाएंगे, ठीक। तो यानी दोनों कॉम्प्लेक्सली इंटर रिलेटेड हो गए। सेकेंड ऑप्शन, शुरुआती सालों में, ऐसा नहीं है हमेशा स्वतंत्र है, पैरेलली चलते हैं।
शुरुआत में, बाकी बाद में मर्ज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? अ टीचर आस्क्स हरसेल्फ, how can I provide experiences that require students to classify different types of objects in the environment and analyze their classification schemes? Which intelligence is she trying to promote in students? वो एक शिक्षिका हैं जो कहती है मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ छात्रों को जिससे वो अपने पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। देखिए, अगर मैं इसको बेवजह बहुत डीप में ले जाऊं तो मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पे एनवायरमेंट का मतलब, या वैसे भी लॉजिक लगाऊं अगर, एनवायरमेंट का मतलब सिर्फ नेचर नहीं होता जो आसपास प्रकृति है, तो इसको सीधा नेचुरलिस्टिक कह देना थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि मतलब हमने सोचा नहीं, बट और कोई ऑप्शन भी साथ में फिर जाता नहीं है। लैंग्वेज की तरफ थोड़ा सा जा सकता था, बट जिस तरह से पूछा है तो मुझे आई एम श्योर अबाउट इट कि ये लोग आंसर की भी नेचुरलिस्टिक ही मिलेगा आपको, क्योंकि प्रकृति ऐसा नहीं कहा इन्होंने यहाँ पे सिर्फ पर्यावरण में सिर्फ प्रकृति ही है, या प्रकृति देखो कई तरह का एनवायरमेंट है ना, आपका पॉलिटिकल एनवायरमेंट है, सोशल एनवायरमेंट है, या सोशल एनवायरमेंट है, या नेचुरल, या जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पे प्रकृति वाला वो। तो सोशल और नेचुरल की अगर हम बात करें तो पर्यावरण सिर्फ पर्यावरण लिख दिया है यहाँ पे, तो हम उसी सेंस में मानते हैं, लेकिन यहाँ इन जनरल कि ये प्रकृति की ही बात कर रही है, तो हम जाएंगे नेचुरलिस्टिक के साथ ही। ठीक, घुमाया जा सकता था वैसे क्वेश्चन को भाषा के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 8 देखना क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखना बेटा। फीडबैक टू द स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन। सबसे बेहतर जो है फीडबैक, सबसे प्रभावी कब होगा? कैसा फीडबैक? जब चाइल्ड क्या नहीं कर सकता उस पर ध्यान दिया जाएगा, एंड में एग्जाम ले लो, कंपेयर कर लो, नहीं। इट अकर्स ड्यूरिंग एज वेल एज आफ्टर द लर्निंग एक्टिविटी। भाई जो फीडबैक है तो जहां जरूरत है सीखने की प्रक्रिया के दौरान भी आपको टीचर ने फीडबैक दे दिया कहीं पे अगर आप कुछ गलती कर रहे हैं, और बाद में भी। ठीक, तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे 9th क्वेश्चन पे। क्या कहता है? थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ने में दिक्कत हो सकती है, फिर भी मैं पढ़ के बता देती हूँ। हिंदी वाला पार्ट पूरा नहीं दिख रहा है। अगर मैं देखूं यहाँ, थैंक यू, मेरा 100 आ रहा है, बहुत बढ़िया। अभी और भी बढ़ेगा या चीजें ठीक होंगी, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की देखो 15 दिन में आ जाती है। टीटेट की अगर बात करूं 15 दिन में, ऑफिशियल आंसर की 1 महीने में रिजल्ट आ जाता है। तो आप ये मान के चलिए जुलाई अंत तक जो है आपकी आंसर की आ जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पे, और 7 अगस्त तक या 15 अगस्त से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। 1 महीने वाला ही रहता है, एक से कभी वो एक हफ्ता एक्स्ट्रा हो जाता है, एक हफ्ता कम हो जाता है। चलिए खैर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, रमा इज अ teacher who is implementing Vygotsky's theory in her classroom and she assigns her students to work in groups, complete challenging tasks. During the task, one student struggles to understand a key concept. What would be the most effective way for Rama to help? Group task कराते समय रमा ने देखा एक बच्चा स्ट्रगल कर रहा है टास्क करते हुए, वो कार्य करते हुए, तो कैसे करें, कैसे मदद करें? डिफरेंट टास्क दे दो, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ, है ना। फिर एनकरेज द स्टूडेंट टू ट्राई सॉल्व, नहीं, प्रोवाइड स्टूडेंट विद आंसर, बिल्कुल भी नहीं। वर्क थ्रू द प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट एंड प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड फीडबैक जहां जरूरत है। तो छात्र के साथ आपको समस्या पर काम करने की जरूरत है, और समूह में अन्य सदस्यों से भी अगर मदद लेने की जरूरत है तो वो करेंगे। तो सेकंड ऑप्शन सही था। आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहेगा चेंज एंड स्टेबिलिटी इन इमोशंस, पर्सनैलिटी एंड सोशल रिलेशनशिप्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट। यानी चेंज किसमें? स्टेबिलिटी इन इमोशंस, पर्सनैलिटी एंड सोशल रिलेशनशिप्स। भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? देखिएगा, ये सुनने में आपको ना इसमें जो आंसर होगा ऑफिशियली वो भावनात्मक ही होगा, है ना। आई एम श्योर अबाउट इट, मतलब आई एम क्वाइट श्योर अबाउट इट। बहुत ही, अगर हम वैसे देखें तो इसमें 2 आंसर और हो सकते हैं। अगर आप आंसर की को भूल जाएं तो इसमें फिर तो साइको सोशल के साथ भी जाया जा सकता है, पर्सनैलिटी के साथ भी जाया जा सकता है, बट वो सेंस नहीं बनाएगा। उसके बहुत सारे रीजन हैं, चर्चा डिटेल में कभी और करेंगे, बट इसका आंसर इमोशनल डेवलपमेंट रहेगा। उसका रीजन है क्योंकि हम जनरली जो पढ़ते हैं वो 4 प्रकार का ही विकास सीटेट में पढ़ते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, है ना। ये जो मुख्य प्रकार है, ठीक, तो उन्हीं से रिलेट करके जो मतलब आपके सिलेबस के हिसाब से देखते हुए इमोशनल ही बनेगा। अदरवाइज तो ये आपका साइको सोशल और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की तरफ भी लेके जा सकता था। ठीक, तो भावनाएं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन, तो ये सब आपकी भावनाओं से बहुत हद तक इमोशनल डेवलपमेंट आपका कैसा हुआ है वो प्रभावित करता है। कंस्ट्रक्टिव टीचिंग लीड्स टू डैश लर्निंग बाय स्टूडेंट्स। भाई अगर टीचिंग जो है रचनावादी है, जहां बच्चा सक्रिय है, एक्टिव है, तो डिस्कवरी लर्निंग होनी चाहिए। डिस्कवरी से वो लर्निंग जो है बेहतर होगी, यानी बच्चा जब खोज को आधार बनाएगा तो। ठीक, चलिएगा खैर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इन अ प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन आर परसीव्ड एज। यानी एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन में या प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को कैसे परसीव किया जाता है, देखना एक बार क्या कहानी चल रही है, देखते हैं एक बार। अगर हम देखें, इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन आर परसीव। प्रोग्रेसिव एजुकेशन बच्चा तो एक्टिव भी मिलेगा, नॉलेजेबल एंड मीनिंग मेकिंग मेकर्स, ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले, वल्नरेबल एंड इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन, नहीं, नॉलेज एंड मीनिंग मेकर्स, मीनिंग मेकिंग, एक्टिव रखना बच्चे को, ये पॉजिटिव बातें हैं। और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है वो बच्चे को सेंटर में ही रखती है, सिर्फ उसको आज्ञा माननी है, ये सब नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 देखना एक बार, ये क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 13 ये कहता है इन जीन पियाजे's theory of cognitive development implicates that
करिकुलम शुड बी डिजाइन कीपिंग चिल्ड्रंस एज ग्रुप एंड स्टेज इन माइंड। बिल्कुल सही बात है, और ये बात मैं आपको पढ़ाते हुए हम डिस्कशन करते हैं क्लासरूम में भी कि जीन पियाजे की जो ये स्टेजेस हैं वो स्टेज थियरी क्या बता रही है, इस एज के हिसाब से ये सिलेबस होना चाहिए और स्कूल्स में भी हम उसी हिसाब से देखते हैं कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, बच्चे का संज्ञान का विकास है, इस एज में इतना हो गया होगा, ऐसी एक्टिविटीज ऐसा सिलेबस उसके लिए होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम को बच्चे की आयु समूह व चरणों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। बाकी फिर भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फोकस ऑफ टीचिंग शुड बी आउटकम ऑफ द एक्टिविटी, नहीं कोई मतलब नहीं है, बाकी सारी बिहेवियरिस्टिक बातें लग रही हैं, पुरस्कार दंड ये वो। फर्स्ट ऑप्शन के साथ ही हम जाएंगे यहाँ पे। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है भाई, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हाउ डज सेटिंग मास्टरी गोल्स इम्पैक्ट अ स्टूडेंट्स मोटिवेशन एंड व्यूज ऑफ एबिलिटी। भाई मास्टरी गोल क्या, आपको मास्टर बनना है। वो रणछोड़ दास छाछड़ वाला जो एग्जांपल है 3 इडियट्स का, हमने बहुत बार डिस्कस किया है, लास्ट जो आपका सीडीपी मॉक कराया था उसमें भी बात की थी। तो एक तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन पे फोकस करती है मास्टरी, बाहर के नंबर या किसी चीज पे रिवॉर्ड पे नहीं। इट ऑफन इंप्लाइज मास्टर बनने के, किसी भी सब्जेक्ट के टॉपिक के, है ना। इट ऑफन इंप्लाइज कोई स्किल हो सकती है, बैडमिंटन हो सकता है, सीडीपी हो सकती है। इट ऑफन इंप्लाइज एनहेंस्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड बिलीफ इन द इंक्रीमेंटल व्यू। देखिए एंटिटी व्यू में बिलीफ नहीं रखेगा ये, क्योंकि एंटिटी व्यू होता है कि एबिलिटी फिक्स होती है। तो अब मैंने मान लिया कि भाई मेरे अंदर तो क्षमता है ही नहीं, तो फिर बढ़ाई भी नहीं जा सकती, जबकि अपने ऊपर काम करके पता नहीं कितने सैकड़ों एग्जांपल्स हैं जिन्होंने क्षमता को बढ़ाया है, ठीक है ना। फिर तो इंसान हार्ड वर्क या खुद में तो कुछ करे ही ना, अगर एबिलिटी जो है वो इंक्रीमेंटल नहीं होती है, नहीं मानेंगे हम तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सिंपल बात है यहाँ पे, यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में विश्वास रखती है और आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ाएगा, क्योंकि इंटरनल फैक्टर्स पे ही फिर सारी चीजें आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 15 देखना एक बार, ये क्या कहता है, फटाफट से पढ़ते हैं। ये कहता है ड्यूरिंग एडोलेसेंस द प्रेशर्स टू कंफर्म टू जेंडर एक्सपेक्टेशंस एंड फॉलो कन्वेंशंस ऑफ फेमिनिटी और मस्कुलिनिटी इंक्रीजेस। यानी जो किशोरावस्था है 12 से 18 वर्ष की जो पीरियड है के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व एवं पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है कि बड़े हो गए हो, लड़की हो तो ऐसे रहो, लड़के हो तो ऐसे रहो, है ना। इस तरह की चीजें होती हैं, ट्रू है ये, है ना। फिर चलेंगे जेंडर एंड जेंडर रोल्स आर, अब बड़ी हो गई तो लड़कियों के केस में बहुत सारी होता है कि बाहर खेलने को मना कर दिया जाता है बहुत जगहों पे, है ना। तो बहुत तरह की चीजें होती हैं। जेंडर एंड जेंडर रोल्स आर डिटरमाइंड बायोलॉजिकली। जेंडर जो है एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट सेक्स है, क्या फिजियोलॉजिकली आपकी संरचना अलग है, लेकिन खेलने को मना करना इज सेंसलेस, ठीक। तो कुछ केसेस में अब इसके अलग अलग रीजन लोगों के पास होंगे, उस पर चर्चा कभी और करेंगे, लेकिन अगर वैसे देखा जाए थियोरेटिकली तो एटलीस्ट ट्रू, और रीजन क्या है इसका, फॉल्स है एकदम। थियोरेटिकली नहीं, वैसे उसके रीजन सोशल रीजन हो सकते हैं एट टाइम्स, वो भी थियरी की गलती नहीं है, उसमें फिर समाज की गलती है। तो ट्रू है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है जी। ए सही है, आर गलत है, क्योंकि जेंडर जो है वो सोशल कंस्ट्रक्ट है, सामाजिक संरचना है, ना कि जेंडर जैविक संरचना नहीं है, वो सेक्स है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखना एक बार, फटाफट से समझते हैं कहानी क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, दोनों पढ़िएगा हिंदी वाले भी, अभिकथन और कारण। असर्शन है टीचर्स शुड एनकरेज डिबेट्स, डिस्कशन एंड कोलैबोरेशन अमंग स्टूडेंट्स। तो बच्चा एक्टिव है, परफेक्ट, ट्रू। नॉलेज प्रोडक्शन इज एन इनएक्टिव प्रोसेस। भैया नॉलेज को इनएक्टिव होकर के प्रोड्यूस या नहीं किया जा सकता, नॉलेज को एक्टिवली ही आप प्रोसीड करते हैं। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है जी। ग्रुप एक्टिविटी नहीं कराओ वो कहना गलत हो जाएगा। यहाँ पे ए सही है कि बच्चों को मौका मिले, बच्चा एक्टिव है, ऑप्शन सही है, बात सिंपल है, अपना फंडा वही है। जहां बच्चा एक्टिव है, बच्चे की भले की बात कही जा रही है, तो बढ़िया बात है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, फटाफट से समझ लेते हैं। देखना एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग हिंडर्स द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स विद विजुअल इंपेयरमेंट इन क्लासरूम। विजुअल इंपेयरमेंट वाले बच्चों को बाधा किस चीज में आएगी। तो ये बहुत बार अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्रिंटेड मटेरियल में उनको दिक्कत होती है, फिर भी बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। बाधा, दृष्टिबाधित बच्चे के लिए बाधा क्या बनेगा जिससे वो सीखने में उसके और तकलीफ हो। रेज्ड लाइन ड्राइंग एंड मैप्स, ये हेल्पफुल होता है। रेज्ड लाइन ड्राइंग एंड मैप्स, लाइंस जो है वो रेज्ड होती हैं, चाहे वो ब्रेल लिपि के द्वारा हो, जिनको टच करके पढ़ा जा सके, अलग से भी बनाते हैं लोग जिसमें ग्लू वगैरह लगा करके प्रॉपर मोटी लाइन टच और फिल अप कर पाएंगे उसको, तो ये हेल्पफुल होती है। टैक्टाइल मॉडल्स तो हेल्पफुल होते हैं, जिनको छुआ जा सकता है, तो बच्चे के देखने का सेंस अगर ठीक से वर्क नहीं कर रहा तो वो एटलीस्ट बाकी के सेंसेस, उसका टच वाला सेंस प्रॉपर टच एंड फील मटेरियल हो गया। इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्मेटेड लेक्चर ट्रांसक्रिप्शंस, ये भी हेल्प करते हैं। बेसिकली अगर बच्चा देख नहीं पा रहे तो जो भी लिखा हुआ है उसको ऑडियो की फॉर्मेट में भी सुन करके यहाँ पे सीख सकता है। लेकिन प्रिंटेड टेक्स्ट बुक एंड नोट्स जो हैं वो गड़बड़ है यहाँ पे, क्योंकि बच्चों को देखने में दिक्कत है। अब ये पेपर वो देख नहीं सकता, सुन सकता है मेरी आवाज को, मान लो, तो दिखाना ही तो उसको बेवकूफी हो जाएगी, क्योंकि जब देखने में दिक्कत है आप दिखा के पढ़ा रहे हैं तो आप अच्छे टीचर नहीं है, फिर आपका मेथड गड़बड़ है, तो ये बाधा बनेगा। फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 देखना क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 फटाफट से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर। तो एफए के बारे में बात की है, फॉर्मेटिव असेसमेंट के, व्हाट डिटरमाइनिंग व्हाट द स्टूडेंट्स कैन डू बिफोर एंड आफ्टर द क्लास एंड ड्यूरिंग आल्सो, सिर्फ बिफोर और आफ्टर नहीं, ठीक। तो ये हट गया। समेटिव असेसमेंट इन्वॉल्व्स पेपर पेंसिल टेस्ट एज वेल एज डिटेल्ड अकाउंट्स ऑफ नॉन रिटन बिहेवियर्स। नॉन रिटन बिहेवियर्स की बात एफए में होती है, एसए में नहीं होती। क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट जो है असेसमेंट वो इंक्लूड्स मास्टरी ऑफ स्पेसिफिक टॉपिक्स। ये क्राइटेरिया को मैच करने की बात करता है कि सीटेट में 150 में से 90 आ जाए, मास्टरी किसमें हुई है किसमें नहीं इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो कहना उतना सही नहीं होगा। नॉन रेफरेंस टेस्ट कंपेयर्स परफॉर्मेंस टू दैट ऑफ
ईयर्स। नॉन रेफरेंस टेस्ट है कि भैया आपकी मास्टरी कितनी भी हो, मेरिट में नंबर लाना है तो दूसरे से ज्यादा लेकर के आओ। ये है एनआरटी। क्वेश्चन नंबर 19 देखना एक बार क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 फटाफट से समझेंगे, देखना एक बार। क्वेश्चन 19 है, सुनीता आर 12 ईयर ओल्ड। कोई कह रहा है कि कुछ नंबर से वापस हो गए मैम। देखो अगर आप, अब वो समय रहा नहीं, मैं 15 दिन की स्ट्रेटजी बनाई थी बेशक, लेकिन अगर 15 दिन भी बहुत लग के प्रैक्टिस की जाए तब जाके बात बनेगी, क्योंकि पेपर अब लेंदी आने लगा। सिलेबस सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन पेपर लेंदी होता है ना। ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल लड्डू पेपर नहीं है, पहले आप क्वेश्चन भी उठा के देखेंगे तो अब में और पहले में अंतर है। मैम रोल नंबर 1 रो में 2 सर्कल हो गए हैं, लेकिन नंबर्स में सही है। अलका शायद रीड कर लिया जाए, शायद नहीं, दोनों ही बातें हैं इसमें, कुछ पक्का नहीं है। नंबर अगर सही है और 2 लेकिन आपने सर्कल भरती हैं तो वो जनरली तो रीड मतलब नहीं होना चाहिए, बट क्योंकि वो रोल नंबर है तो ऐसा करते भी होंगे लोग, तो इन लोग को भी आइडिया होगा। तो अभी इस पे इफ एंड इफी वाली सिचुएशन है कि मतलब 50-50 वाली बात है। पूरा आइडिया इस पे कहना कुछ भी गलत होगा, क्योंकि उतनी मैं ओएमआर मशीन लूंगी कि मुझे पता होगा, बहुत ही गंदा जोक था, बट स्टिल मतलब क्योंकि वो उसमें क्या उन्होंने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है उसी से पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं रीड किया जा सकता, बट एग्जैक्टली ऐसा है कि नहीं ये आप भी हमें बताइएगा इस बार जब आपका रिजल्ट आए। सुनीता 12 ईयर ओल्ड गर्ल, नंबर वैसे सही है तो ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं होप ही देना चाहूंगी आपको। सुनीता कह रही है एक बच्ची है 12 साल की, शोज एक्सेप्शनल म्यूजिकल एबिलिटी, बोथ हर पेरेंट्स आर अकॉम्प्लिश्ड सिंगर्स एंड दे सेंड हर फॉर क्लासेस फॉर वॉइस ट्रेनिंग आफ्टर द स्कूल। ठीक है, सिंगर्स हैं पेरेंट्स और एनवायरमेंट भी अच्छा दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, तो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट की वजह से वो अच्छी सिंगर है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 20 है, Which method did Lawrence Kohlberg used to study moral development of children? लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास के लिए कौन सा मेथड, ये मैं आपको बहुत बार बताती हूँ कि उन्होंने मॉरल डिलेमास पेश की बच्चों के ग्रुप्स के सामने, और फिर उससे ही अपनी थियरी या सिद्धांत बनाया नैतिक विकास का कि समाज में क्या सही और क्या गलत कहानी। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखना फटाफट से, ये क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 देखना है। असर्शन और रीजनिंग के 6 क्वेश्चन है, ये टाइम टेकिंग है। Schools should function within frameworks which assess the finished product and learning outcomes। बात बिल्कुल गलत है। स्कूल का ध्यान सिर्फ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स पे होना चाहिए, इतने % नंबर आए, प्रोडक्ट थोड़ी बच्चा। अब ये मैं एक बार में देख करके समझ जाऊंगी, बट जो पहली बार पेपर देने गया जिसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी नहीं उसको दिक्कत होगी। समय तो एटलीस्ट लगेगा जिसने अच्छे से पढ़ाई की, फिर वो भी जिसकी स्पीड अच्छी है पढ़ने की वो फटाफट से देख लेगा। लर्निंग इज हाईली सीक्वेंशियल एंड हायरार्किकल, दोनों ही गलत है यहाँ पे। हायरार्किकल कहना गलत है, ग्रेजुअल इज अ डिफरेंट थिंग, तो बोथ ए एंड आर आर फॉल्स आ रहा है ऑप्शन कहीं। हाँ चलिएगा खैर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। 22वां सवाल क्या कहता है? 22वां सवाल कुछ तो कहेगा ही, हर एक सवाल को कुछ तो कहना ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ऑटिज्म? ऑटिज्म के बारे में स्वालीनता के संदर्भ में कौन सी बात सही है? ऑटिज्म इज कॉज्ड बाय सोनली बाय एनवायरमेंट, बिल्कुल भी नहीं। देखिए न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जन्म से कुछ साल के अंदर अंदर आपको पता लग जाएगा, एनवायरमेंट कॉज नहीं है। न्यूरॉन्स, हेरिडिटी, बाकी एस्पेक्ट्स हैं, एनवायरमेंट का ऐसा कोई खास बड़ा रीजन नहीं। एनवायरमेंट बढ़ावा दे सकता है बट एनवायरमेंट क्रिएट नहीं करेगा ऑटिस्टिक बच्चा। ऑल ऑटिस्टिक पीपल हैव एटलीस्ट वन एक्सेप्शनल स्किल, नहीं। ऑटिज्म इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। न्यूरॉन्स और हेरिडिटरी एस्पेक्ट्स की वजह से कुछ चीजें मतलब इसमें मिलेंगी ही आपको, तो डेवलपमेंटल समय में, जन्म से कुछ ही समय में आपको पता लग जाए, चाहे वो डिस्लेक्सिया हो, ये हो। और कुछ लोगों को लगता है कि ऑटिज्म को हम ठीक कर देंगे या डिस्लेक्सिया को हम ठीक कर देंगे, है ना, कोई दवाई दे देंगे या फिर कुछ मेथड्स अपना लेंगे तो वो कंट्रोल में किया जा सकता है। खत्म नहीं कर सकते आप डिस्लेक्सिया को या ऑटिज्म को। कुछ टीचर्स को भी यही लगता है, और आज से नहीं बहुत सालों से ऐसा ही लगता है। ऐसा नहीं होगा कि ऑटिज्म खत्म हो जाए, है ना, या डिस्लेक्सिया खत्म हो जाए। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का मतलब ही है कि वो उसको मैनेज किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। ठीक, तो ऑटिज्म इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। स्वालीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है। चलिएगा खैर क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 23 फटाफट से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, विच लर्निंग स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स चिल्ड्रन टीचिंग अदर्स व्हाट दे हैव लर्नड? यानी बच्चे दूसरों को सिखा रहे हैं कि उन्होंने क्या सीखा है। तो ये रेसिप्रोकल टीचिंग है, जिसमें पीयर ट्यूटरिंग होती है। वाइगोस्की की जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो ये बात मैं आपको बताती हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। सेंसिटिव पीरियड्स आर those periods during which certain dash are especially important for course of normal development। देख लेते हैं भाई फटाफट से क्या कहानी है। देखिएगा, अगर मैं बात करूं, सेंसिटिव पीरियड्स आर those time periods during which certain environmental factors, जैसे हम सेंसिटिव पीरियड फॉर लैंग्वेज कहते हैं कि भाई अर्ली चाइल्डहुड लैंग्वेज के लिए बहुत सेंसिटिव पीरियड है। क्यों? हेरिडिटी से तो मिल गया जो मिलना था, थोड़ी माँ बाप कोई इंजेक्शन लगाएंगे हेरिडिटी का, नहीं। या सोशलाइजेशन, समाजीकरण के लिए। अब एनवायरमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि उसको अच्छा एनवायरमेंट मिले ताकि भाषा सीख ले, तो इसलिए सेंसिटिव कहा जाता है या क्रिटिकल पीरियड कहा जाता है। तो पर्यावरणीय कारक की दृष्टि से किसी एक पीरियड को सेंसिटिव या संवेदनशील काल कहा जाता है कि अच्छा एनवायरमेंट मिले उस दौरान। जैसे किसी को स्पोर्ट्स पर्सन बनना है तो अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी उस दौरान, तो बात बन जाएगी। अगर उसके अंदर वो हेरिडिटरी क्षमता या वैसे वो हेल्थ वाइज या फिजिकल एबिलिटी उसकी ठीक है तो। स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विद डिस्लेक्सिया कैन बी टॉट टू रीड, यानी वो बच्चे जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं, रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। कैसे सिखाया जा सकता है भाई बताइए? बाय गिविंग लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स पैसेज, नहीं।
अभी लास्ट ईयर भी आया था ये पेपर में क्वेश्चन, इस पेपर में कई क्वेश्चन रिपीटेड भी है, वैसे हर पेपर में होते हैं सीटेट के, लेकिन उतना डायरेक्ट नहीं है अब पहले जितना होता था। तो आपको पता होगा एक ऑप्शन आया था कि थ्रू सिस्टमैटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग, फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से आप बार बार प्रैक्टिस कराएंगे, जैसे हम वो कमल कमल नहीं करते हैं, मतलब ये जस्ट उदाहरण है कि साउंड्स कैसी होती हैं, साउंड क्या बन रही है किसी एक लेटर से या एक वर्ड में, उसकी ट्रेनिंग देकर के हम डिस्लेक्सिक बच्चों को सिखा सकते हैं, बिल्कुल सिखा सकते हैं, लेकिन डिस्लेक्सिया खत्म नहीं कर सकते, ये कहना गलत होगा एकदम पूरी तरह से। डील कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं डिस्लेक्सिया वाले बच्चों को, सिखा सकते हैं इसके माध्यम से। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन प्रमोट्स एनालिटिकल थिंकिंग, यानी कि कौन सा प्रश्न जो है विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है, यानी विश्लेषण करने की क्षमता, एनालिसिस करने की क्षमता। व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, भाई हमें पता है जब हम बात करते हैं व्हाट वाले क्वेश्चन जनरली क्लोज एंडेड होते हैं या हमें नहीं बताते एनालिसिस के बारे में, क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में, हाउ वाले क्वेश्चन जनरली बताते हैं, बट ये हुआ टर्म्स से, टैग वर्ड से, पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड से सीखने का तरीका। अगर क्वेश्चन को आप पूरा नहीं पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, जिन्होंने सिर्फ रट्टे लगाए होते हैं कुछ वर्ड्स के, उनको दिक्कत आती है पेपर में। व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, तो आप बता देंगे जितनी भी है 150 करोड़ के आसपास, 148 या जो भी है अभी, ठीक, प्रॉपर तो सेंसस के हिसाब से तो अभी आई नहीं है। व्हाट आर द वेरियस कॉजेज ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, अब व्हाट आर दी वेरियस कॉजेज, कॉजेज क्या क्या है, अब इस पे तो आपको सोचना पड़ेगा, जिस क्वेश्चन में सोचना पड़ेगा वो एनालिटिकल या क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ लेके जाएगा आपको। दी कैपिटल सिटी आप बता देंगे फटाफट से, है ना, तो ये वन वर्ड आंसर है, इसमें सोचने के मजबूर आप नहीं हुए। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया, ये भी आप बता देंगे, ठीक। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं, इसमें एनालिसिस लगेगा, प्रॉपर विश्लेषण लगेगा, तब जाके एक व्यक्ति जवाब दे पाएगा। अपना दिमाग का सोचने की क्षमताओं पे ज्यादा जोर उसको डालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखना फटाफट से, क्या कहता है भाई, अभी कथन और कारण वाला जो सवाल है, टीचर्स शुड गिव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन फॉर एक्सपेरिमेंटेशन एंड डिस्कस एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स, बिल्कुल टीचर्स को एग्जांपल्स और नॉन एग्जांपल्स डिस्कस करने चाहिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है नॉन एग्जांपल्स हो जाएंगे। अ कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ डीलिंग विद मिसकंसेप्शन इन चिल्ड्रन इज टू प्रोवाइड काउंटर एग्जांपल, ठीक है, आप दे सकते हैं काउंटर एग्जांपल, वैसे डिस्कशन इसका सही वर्ड होता, लेकिन फिर भी जो ऑप्शन बन रहा है वो both A and R are true and R is the correct explanation। इसमें 0.5% चांस है कि ये लोग रीजन को फॉल्स मान लें, बट मानना नहीं चाहिए, क्योंकि काउंटर एग्जांपल कई बार इनको बनाना होगा तो नेगेटिव वर्ड की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं, बट वैसे गलत नहीं है कि आप जो एग्जांपल्स हैं उसके अलावा जो बच्चे ने कहा उसका ऑपोजिट एग्जांपल पेश कर सकते हैं, ठीक। तो जाएंगे हम इसमें थर्ड के साथ ही। क्वेश्चन नंबर, देखो लैंग्वेज का ही खेल होता है पेडागोजी में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कब क्वेश्चन कैसे घुमाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखना, इन एशियन कल्चर्स व्हिच स्ट्रेस सोशल हार्मनी एक्सप्रेशंस ऑफ एंगर आर डिस्करेज्ड एंड शेम इज एनकरेज्ड, यानी कि एशियाई संस्कृतियों में, जैसे हम हैं और जापान आई थिंक, और मैं कल्चर के हिसाब से सोच रही हूँ, आसपास की जो कंट्रीज हमारे देश के वो सब तो हैं ही, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो और कोई भी कंट्री हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं कि भाई सोशली हार्मनी बनी रहनी चाहिए, है ना, क्या कहेगा समाज, क्या कहेंगे चार लोग, और क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है। अरे गुस्सा कैसे कर सकते हो तुम, बड़ों को ऐसे बोल दिया, मुद्दा नहीं देखा जाएगा, हो सकता है बात सही हो, ठीक है, तो क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जा सकता है, बड़े हैं भाई शर्म करो, है ना, ये क्या है, ये हमारे यहाँ प्रोत्साहित होता है, बिल्कुल वेस्टर्न कंट्रीज में या वेस्टर्न कल्चर में ये चीज उस तरह से नहीं है, तो बात सही है, ए इज ट्रू, बट ओके ए ही ट्रू है, अभी तो हमने एक ही बात समझी है। आर देख लेते हैं, इमोशंस आर सब्जेक्टिव एंड डू नॉट प्ले एनी रोल इन लर्निंग, ये फॉल्स हो जाएगा। भैया इमोशन सब्जेक्टिव होते हैं, मैं किसी तरह से फील कर सकती हूँ, सामने वाला सेम बात पे किसी और इमोशन को फील कर सकता है, तो ट्रू और फॉल्स, तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है, क्लियर है बात, आगे बढ़ेंगे। बेसिकली सिंपल है, जो एशियन कंट्रीज हैं वहां पे आपका जो है सोशलिस्ट नेचर है, कलेक्टिविस्ट सोसाइटी है, जो एक साथ लेके चलने वाली बात है, और जो वेस्टर्न कल्चर है वो थोड़ा इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी या पर्सपेक्टिव को, व्यक्ति पर को ज्यादा फोकस करेगा। चलिएगा खैर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर है, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मैं पढ़ के बता देती हूँ, देखना एक बार। मैं ही नहीं पढ़ पा रही हूँ, कौन सा सेट लगा दिया। इन ऑर्डर टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, प्रश्न आपका समालोचनात्मक चिंतन पे एक क्वेश्चन आता है, क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स, टीचर को क्या करना चाहिए। सिंपल है, क्वेश्चंस दैट इन्वॉल्व इन्फरेंसेस एंड एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल सही बात है। ऐसी व्याख्या, ऐसे प्रश्न पूछे जिसमें निष्कर्ष और व्याख्या निकालने का मौका मिले, तो बच्चे की सोच पे जोर पड़ेगा दिमाग पे, मतलब जोर मतलब नेगेटिव सेंस में नहीं, थिंकिंग प्रोसेस जागेगी, तो क्रिटिकल थिंकिंग वाला क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए खैर इंक्लूसिव क्लासरूम्स की बात कर लेते हैं, समावेशी कक्षाओं की, तो सबके लिए बनते हैं ये, सिर्फ स्पेशल बच्चों के लिए नहीं। एम टू रिमूव ऑल काइंड ऑफ डिफरेंसेस, नहीं भाई, आर मेंट टू ऑफर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एज पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये बात हमने बहुत बार की है इंक्लूसिव एजुकेशन में, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में, कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखते हुए विभेदित निर्देश, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, बच्चे की नीड के अनुसार अलग अलग मेथड्स का आप यूज करेंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, ओके खत्म हो गया क्वेश्चन, पूरा पेपर कर लिया।